Good afternoon dear children, and you are the most welcome on this online platform. पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा दिया था, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाने के बाद मैंने बताया था कि इस चैप्टर में थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है एक आध दो हेडिंग और रह गई थी, तो उसको जो है आज हम लोग रिकवर कर लेंगे। और आपके पहले केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे रिलेटेड आज का ये लगभग लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में लगभग हमारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और तो आज जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो भी छूटा हुआ है, उसको मैं रिकवर कर लूँगा। और रिकवरी करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि कुछ बच्चे अभी भी हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और आप लोग जो है मंथली फ़ी है पे कर दीजिए, ठीक है। मंथली फ़ी मैंने आपको बताया ना 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल आपका केवल साइंस और मैथ चला है, इसलिए साइंस मैथ का पैसा रहेगा। कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए भी बोले थे, तो अभी इंग्लिश का क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया, इसलिए आपको इंग्लिश का फ़ीस नहीं देना है, केवल साइंस और मैथ का देना है। जिनकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बाकी होगी वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी ला के दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि मैं बहुत जल्द ही बैच जो है ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग ऑफलाइन के लिए रेडी हो जाइए और ऑफलाइन आके पढ़िएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज जो है मैं जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बची हुई हैं मैंने जो बता दिया, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज जो भी चीज़ें बची हुई हैं इस चैप्टर में उसको मैं रिकवर करूँगा। और उसमें रिकवरी करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको कोरोजन पढ़ाऊँगा, और कोरोजन के बाद फिर आपको रैंसिडिटी पढ़ाऊँगा। फिर इन सब के क्या क्या प्रिवेंटेशन है, कैसे हम इन सब से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और उसके बाद फिर कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस सीट दूंगा। और इस चैप्टर का जैसे आज एंड हो जाएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ एनसीईआरटी नोट्स आपको मैं दे दूंगा। हैंड रिटन जो पीडीएफ है आपका नोट्स है वो भी आज चला जाएगा शाम तक, ठीक है। यानी सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। और उसके बाद आप लोग शाम तक का ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। सभी लोग लेक्चर जब देख लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि अब आगे आप लोग फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग की इच्छा होगी वो आप लोग को आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान ये भी दीजिएगा कि जैसे जो चीज़ मैं ऑफलाइन जो चीज़ ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ, जब आप लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो ये मत समझिए कि नहीं पहले की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज़ मैंने पढ़ा दिया है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा अब, वो अब मैं जब लास्ट में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा उस समय जो रिवीजन क्लास रहेगा मैं वहाँ पे रिवाइज करा दूँगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने जैसे अच्छे से पढ़ाया है, लिखाया है, मैंने इतनी मेहनत किया है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो बच्चे रेगुलर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत किया है और उन्होंने भी कितनी मेहनत किया है। तो वो सब चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन बैच में हो सकता है कि एक आध दो दिन पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं फिर से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो ये मत समझिए कि नहीं आज का चैप्टर खत्म हो गया, सर ऑफलाइन बुला रहे तो ऑफलाइन में फिर से पढ़ाएंगे, नहीं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका छूट गया है, जो लोग नहीं पढ़े उनका छूट गया है, वो लोग अब अपना संपर्क करेंगे हमसे इंडिविजुअली, तो उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा कोई, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए। और आज की जो सबसे पहली आपकी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग है कोरोजन। हेडिंग क्या है? कोरोजन। चलिए, कोरोजन कोई बहुत अलग से नई टॉपिक नहीं है बच्चों, या आप लोग अपने डेली लाइफ में जो है इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप लोग घर पे देखिए कोई मेटल रॉड, आयरन रॉड हो गई, आप लोग उसको रख देते हैं ना। जब आप उसको घर पे रख देंगे, मान लीजिए आसपास में उसके मॉइस्चर है, नमी है, तो अगर मॉइस्चर उसको मिल रहा है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन को कंबाइन करके आपस में उनसे रिएक्शन कर लेते हैं मेटल्स या जो रॉड जो भी हम लोग घर पे रखे होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई आयरन रॉड है और उस आयरन रॉड को अपने घर पे ऐसे ही नॉर्मली कहीं पर रख दें जहाँ पे हल्का फुल्का मॉइस्चर हो, उस मॉइस्चर अगर होगा वहाँ पे तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है पा जाएंगे एटमॉस्फेयर से, और वो ऑक्सीडाइज होकर के यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया पूरी करके धीरे धीरे जो मेटल होती है हमारी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, या उसको कहते हैं ग्रेजुअली ईटन अप, मतलब उसको धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, खाने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है धीरे धीरे मेटल्स का डिस्ट्रॉय होना, इसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कोरोजन। अगर आप लोग हिंदी में इसको जानना चाहें तो हिंदी में इसको संक्षारण कहते हैं।
हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण। यानी कोरोजन की जो हिंदी होती है वो होती है संक्षारण। संक्षारण मतलब साथ साथ क्षरण होना, साथ साथ क्या होना? क्षरण होना। और क्षरण होने का मतलब नष्ट होना या फिर धीरे धीरे कहते हैं नष्ट होना। यानी कोई भी मेटल होगा वो धीरे धीरे मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। कोरोजन की डेफिनेशन लिखिए, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, द प्रोसेस in which metals are eaten up, metals are eaten up gradually, धीरे धीरे, gradually by the action of air, moisture, है ना? एयर, मॉइस्चर और केमिकल, और बाई केमिकल जैसे एसिड वगैरह हो गए, ठीक ना? और बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, यानी मॉइस्चर के या एयर के या केमिकल के कांटेक्ट में आकर अगर कोई मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन अकर क्यों होता है? तो कोरोजन अकर इसलिए होता है क्योंकि जब वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन, एयर जब एब्जॉर्ब करता है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगता है। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और जब ऑक्सीडेशन होने लगता है तो ऑक्सीडेशन में जो मेटल होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। मैंने ग्रेजुअली लिखा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन इतना तेजी से हो जाए कि एक ही 2 दिन में या 1 हफ्ते में मेटल डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए तो आगे इसमें लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू the effect of oxidation, it is due to the effect of oxidation। यानी यह किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग क्या लिख लेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन मेटल होती है हम लोग घर पे जब रख देते हैं वो धीरे धीरे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ करके वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और ये जो डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और यह किसके कारण होता है? तो यह कोरोजन के कारण होता है। कोरोजन एक प्रकार की ऑक्सीडेशन है ना? इट इज़ कॉज्ड या इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा कोरोजन वाली प्रोसेस है यह एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक ना? देखिए इसमें होता क्या है, जब हमारे सामने आयरन मेटल, जैसे हम आयरन की मेटल को रख देते हैं, रॉड को रख देते हैं, इसको हम Fe से डिनोट कर देंगे, ठीक ना? तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ये पहले ऑक्सीजन यानी एयर के कांटेक्ट में आएगा और फिर आसपास में मॉइस्चर का होना जरूरी है। जब ये सारी चीज़ें इसको मिल जाएगा तो ये सभी लोग आपस में कंबाइन होकर के एक साथ जुड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट करूँगा। डिफरेंट का मतलब रिएक्शन वही रहेगी, लेकिन जो आप लोग बैलेंसिंग वाला काम करते थे उससे थोड़ा सा यहाँ एक लेटर जुड़ जाएगा, 2x इंटू H2O। और ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। मैं अभी बताता हूँ कि 2x क्यों मैंने लिखा है, ठीक है? और ये पूरा एक साथ कंबाइंड हो जाएगा जब, तो बना देगा Fe2O3 इंटू x टाइम्स H2O।
X टाइम्स H2O, ठीक है। और यही जो है इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्यों? इसी का दूसरा नाम रस्ट, मतलब जंग है ना। रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग लग गया ना, कहते हैं ना मूर्छा पकड़ लिया है, आप लोग बोलते हैं ना उसको, यही रस्ट है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड, इसी को हम लोग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे X क्यों लगाया बच्चों? ध्यान से देखिएगा, आप बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे, तो बैलेंसिंग का मतलब ये 2 तो रहेगा, लेकिन आप जब एटमॉस्फेयर में मेटल को रख देंगे तो ऐसा तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल हो सकता है वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रही हो। आज एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहा है, कल फ्यूचर में अगर वही मेटल पड़ी हुई है 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स वाटर बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि पर डे हमारी जो मेटल है रखी पड़ी है, ऑक्सीजन हमारा एब्जॉर्ब कर रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के नंबर है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर पहले दिन मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल रहेगा, दूसरे दिन हो सकता है 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, मतलब इवन नंबर में बढ़ेगा, ठीक ना। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, यानी अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम लोग को बस याद ये रखना है कि हमारे पास आयरन है, आयरन ऑक्सीजन यानी एयर के कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। अब जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये रस्ट बना देगा, जिसे हम जंग कहते हैं, इसका दूसरा नाम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और इसी के कारण जो है जो हमारी आयरन मेटल होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगती है? डिस्ट्रॉय होने लगती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन, जिसको मैंने हिंदी में बताया क्या बोलते हैं? संक्षारण, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे घर पे हम लोग ना पेंट वगैरह कर देते हैं, पॉलिश वगैरह कर देते हैं, देखे हैं ना आप लोग। घर में आप लोग कोई लोहे की चीज़ बनी है तो उसको पेंट कर देते हैं, या स्टील का लाते हैं तो स्टील पे जंग नहीं पकड़ता है, रस्ट नहीं पकड़ता है। लेकिन अगर आपको आयरन बचाना है तो आयरन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? चाहे पेंट कर देंगे, चाहे उसको पॉलिश कर देंगे। तो इट नीचे एक लाइन और लिख लीजिएगा, और देखिए, इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मतलब रोकना है ना। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, बाई पेंटिंग या पॉलिशिंग, या पॉलिशिंग, यानी हम पॉलिश कर दें चाहे उसको पेंट कर दें, तो इसके कारण जो है एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेंट जो है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करने देगा। और जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो हमारी मेटल होगी वो सेफ पड़ी रहेगी। इसीलिए जो है जितनी मेटल्स होती है, जैसे आयरन वगैरह हो गए, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग कर देते हैं, चाहे पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोरोजन आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन क्या होता है, कैसे हमारी जो आयरन मेटल होती है, रस्ट होती है, नुकसान होती है, डिस्ट्रॉय होती है, या फिर उसके बाद हम लोग किस प्रकार से कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली आप लोग को मैं हेडिंग बताऊंगा रैंसिडिटी, है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ लीजिए आप लोग, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, देखिए रैंसिडिटी को जो है बच्चों हिंदी में बड़ा ही इसका विचित्र नाम है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड से है नहीं, सीबीएसई बोर्ड से है, इसलिए समझ में नहीं आता होगा थोड़ा हिंदी, लेकिन फिर भी आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब समझ विकृत और गंध,
विकृत मतलब क्या होता है? खराब, बिखरा हुआ, उल्टा सीधा। और गंध मतलब क्या? स्मेल, सुगंध, है ना। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से हमारे फूड वगैरह यानी मतलब जो ईटिंग, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो खराब होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे और उनमें से बहुत ही विचित्र तरह की बहुत ही खराब स्मेल आने लगे, तो वो जो प्रोसेस होती है उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। आप लोग डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे जब कहीं पे फंक्शन वगैरह होता है या घर पे ही देखिए कभी कभार थोड़ा मोड़ा जो है फूड होता है, जो भोजन होता है पका पकाया बच जाता है, तो आप लोग अगर कहीं 1 दिन 2 दिन के लिए उसको फेंक देते हैं तो 2-3 दिन बाद वो अलग से स्मेल देने लगता है, काफ़ी ऑड स्मेल होती है, उसको हम लोग बियर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है किसके कारण होती है बच्चों? रैंसिडिटी के कारण होती है। ठीक है, तो हम लोग रैंसिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। अब हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीज़ें देख करके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए रैंसिडिटी की। लिखिए द कंडीशन इन विच the condition in which oils and fats the condition in which oils and fats और oils और fats है क्या? ये सब के सब फूड मटेरियल है, तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए फूड मटेरियल्स get oxidized when they are exposed to the air and hence there occur a change in smell, ठीक है, स्मेल या फिर टेस्ट, है ना। स्मेल के साथ साथ क्या हो जाएगा? टेस्ट या फिर ऑर्डर, etc, है ना। इज कॉल्ड रैंसिडिटी, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी डेफिनेशन है, समझिए इस चीज़ को। मैंने लिखा द कंडीशन इन विच ऑयल्स एंड फैट्स दैट इज फूड मटेरियल्स, तो आप अगर दोनों में से एक ही लिखिए अगर डेफिनेशन लंबी लगती है तो। द कंडीशन इन विच ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द एयर एंड हेंस देयर अकर अ चेंज इन स्मेल, टेस्ट, ऑर्डर, etc इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जैसे जितने भी फूड मटेरियल होते हैं कभी कभी जब वेस्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इसे फेंक देते हैं। फेंकने का मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हमने लिखा ना एक्सपोज्ड टू द एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन उनमें क्या आ जाता है? उनका स्मेल चेंज कर जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनका ऑर्डर यानी कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है और काफ़ी एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है ना, जिस अनप्लीजेंट मतलब जो हमको अच्छी नहीं लगे, बहुत ख़राब लगने लगती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी में होता क्या है? जैसे फूड मटेरियल जो वेस्ट बच जाते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उनको हम लोग एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि फूड मटेरियल को भी क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं ऐसे एयर में, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। एनिमल्स वगैरह, गाय, ऑक्स, बैल बहुत से रहते हैं, उन सबों को दे देना चाहिए, वो सब खा जाए। ठीक है, तो जब हम लोग कभी कभी फेंक देते हैं तो फेंकने के बाद क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में आकर के उनका कलर, टेस्ट, स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। समझ आ गया बच्चों? रैंसिडिटी। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी आप लोग चिप्स वगैरह का पैकेट लेने जाते हैं ना, चिप्स
चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया, तो आप लोग देखते होंगे ना कि वहाँ पे जैसे आप पैकेट खोले, पहले तो पैकेट अगर बंद है तो उसमें काफ़ी हवा वगैरह भरी होती है, गैस भरी होती है। जानते हैं उसमें क्या भरा होता है? गैस भरा होता है। वो गैस भरने का क्या मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि जो उसमें हमने मटेरियल भरे उसमें मसाला वगैरह लगा हुआ है, किसी ना किसी फूड फैट्स और ऑयल से मिलके बना होगा। तो अगर उसको हम पैक नहीं करेंगे और उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा हुआ तो फिर काफ़ी ख़राब हो जाता है। और मार्केट में जो कुरकुरे या चिप्स वगैरह आते हैं वो तो 1-2 दिन के बनते नहीं हैं, महीनों भर साल भर के भी बने बने पैकेट आ जाते हैं, बिकते रहते हैं। तो वो सब ख़राब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन सब में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, यानी गैसेज मिलाई जाती हैं। तो मैं अभी आप लोग को आगे जो है प्रिवेंटेशन में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कि रैंसिडिटी क्या होता है। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आए और तुरंत वहाँ पे कमेंट करें या फिर ग्रुप में मैसेज करें, और फीडबैक देना मत भूला करिए आप लोग, ठीक है। फीडबैक सभी लोगों का नहीं आता है, बहुत रेयर केस में किसी का फीडबैक आता है। फीडबैक मुझे सभी का आना चाहिए, ठीक है। जब सभी लोग फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रिवेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी प्रिवेंटेशन, मतलब हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। किसको? रैंसिडिटी को, यानी फूड मटेरियल्स को खराब होने से किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्रिवेंटेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जो देखिए इसमें नंबर 1 जो हमारा पहला पॉइंट होगा, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी होते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन रोक देंगे तो जो हमारा फूड मटेरियल यानी ऑयल्स एंड फैट्स होंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और जब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी हम क्या पहला काम करेंगे? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीडेंट का नाम लिख देता हूँ आपको, आपके सिलेबस में है इसलिए उसको याद कर लीजिएगा। जो आपका पहला एंटीऑक्सीडेंट है वो है BHA, बी कैपिटल H कैपिटल A, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं भी बता देता हूँ। और जो दूसरा है वो है BHT, दूसरा क्या है? BHT, और ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मिलाते हैं ताकि हमारा फूड मटेरियल खराब ना हो। BHA का देखिए जो फुल फॉर्म है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा मैंने लिखा है और BHT, तो इसका हो जाएगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। यानी ये सेम रहेगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, यहाँ पे बदल जाएगा, जो A था, A फॉर एनिसोल था, यहाँ T से क्या बन जाएगा? T से टॉलुइन बन जाएगा, ठीक है, टॉलुइन। यानी ये 2 एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करते हैं टू प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी, ताकि हमारा जो फूड मटेरियल ऑयल और फैट हो वो खराब ना हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फूड मटेरियल कुरकुरे और चिप्स वगैरह पैक्ड किए जाते हैं तो उनमें कौन सी गैस भरी रहती है। आप लोग जैसे ही मार्केट से दुकान से खरीद के लाते होंगे, जब पैकेट ओपन करते होंगे तो पैकेट देखने में तो बड़ी फूली लगती है, आपको लगता है कि वाह कितना भरा होगा, लेकिन जैसे आप पैकेट खोल देते हैं उसमें आधा से भी कम मटेरियल रहता है, यानी उसमें गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी जाती है मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको इरेज करूँगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। और हम लोग प्रिवेंटेशन पढ़ रहे हैं, प्रिवेंटेशन में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी फूड मटेरियल आपके मार्केट में जैसे जितने भी चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह पैकेट वगैरह आते हैं,
आप लोग दाल, नमकीन, मूंग दाल के सारे पैकेट्स आते हैं ना, इन सब में एक गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस। गैस का नाम क्या है बच्चों? नाइट्रोजन गैस। तो देखिए दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, ड्यूरिंग पैकिंग, ड्यूरिंग पैकिंग, ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ ऑयल एंड फूड्स, ड्यूरिंग पैकिंग ऑयल एंड फैट्स दैट इज फूड मटेरियल, ठीक है, यूज नाइट्रोजन गैस, यूज नाइट्रोजन गैस, ठीक है, यूज नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग पैकिंग करते हैं, उसी समय नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करके और पैकेट को पैक्ड कर देते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? इस फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, और जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, और इसीलिए मार्केट में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के पुराने पैकेट्स के चिप्स भी पड़े रहते हैं, और दुकान से आप लोग जाते हैं, खरीद के खा लेते हैं और पता नहीं चलता है कि वो खराब है कि नहीं, ठीक है। तो वो खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उसको कोरोजन, उसको रेंसिडिटी से रोकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें आप लोग घर में देखे होंगे ना, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, घर में आप लोग की एसी होती है ना, जैसे दूध वगैरह हो गया, मिल्क, अगर आप लोग मिल्क गर्मियों के सीजन में ऐसे ही छोड़ दीजिए तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद वो खराब हो जाता है, यानी फट जाता है, ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस, ठीक ना, लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? वो खराब हो जाता है। लेकिन जब उसी मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में रख देते हैं तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भी सुरक्षित पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है एक तरह से रेंसिडिटी से क्या करता है? रोकता है, और रोकने के कारण ही जो है जो हमारा सब्सटेंस या फिर फूड मटेरियल होता है वो वेस्ट नहीं होता है, रेंसिडाइज्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, keeping the food in refrigerators, in the refrigerators, यानी फूड मटेरियल हम लोग क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता है। एक पॉइंट आगे आप लोग और लिख लीजिए, लास्ट वाला पॉइंट होगा ये, और इसमें मैं आपको बता दूं, स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट, स्टोरिंग द फूड, स्टोर करना है ना बच्चों, स्टोरिंग द फूड away from light, यानी जो फूड वगैरह होते हैं उनको हम बचा करके रखते हैं लाइट से, क्योंकि लाइट जब पड़ेगी तो लाइट के कारण भी जो क्या होता है? रेंसिडाइड हो जाते हैं, और जब लाइट के कारण रेंसिडाइड हो जाएगा तो जो हमारा फूड होगा वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तो हम उसका प्रॉपर वे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोरोजन और रेंसिडिटी की जो पूरी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, पूरी तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, यानी फिनिश्ड हुआ, यानी हम लोगों ने एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हमने किस तरीके से पढ़ा, अच्छे से मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, और आप लोगों ने देखा भी होगा मैंने कितनी मेहनत करके आप लोग को हैंडरिटन नोट भी दिया है। अब मैं आप लोगों को आज क्या करूँगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी NCERT क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उनका PDF आप लोग को ग्रुप में शाम तक दे दूंगा, और PDF के साथ साथ जो है प्रैक्टिस शीट आप लोग को मिल जाएगी। प्रैक्टिस शीट में जैसे क्या क्या हो सकता है, प्रैक्टिस शीट में इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रैक्टिस पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर बन के मिलेगा। हो सकता है उस क्वेश्चन पेपर में केवल शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या हो सकता है अगर मुझे देखूंगा टाइम मिलेगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग के लिए तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है।
वो प्रैक्टिस आप लोग घर पे करिएगा। और आज का जो मैं थोड़ा सा कुछ होमवर्क यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होमवर्क ये होगा कि मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, उस रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन रिटन, ठीक है। यानी उस रिएक्शन के एरो के ऊपर आप नाम लिखते चले जाएंगे कि कॉम्बिनेशन है या एडिशन है या डिकम्पोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम मैंने डिप्लेसमेंट बताया है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हमने पढ़ा था वो था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में होता क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, तो हमने उसको रिडक्शन बोला, रेडॉक्स बोला था। और उसके बाद जो मैंने आपको एंडोथर्मिक पढ़ाया है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया है। एक रिएक्शन आपकी बची हुई है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन एसिड और बेस से रिलेटेड होती है। जब आप लोग एसिड और बेस पढ़ लेंगे तब मैं आप लोगों को जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता दूंगा काफ़ी ईजी वे से। फिलहाल आप लोगों को आज एक छोटी सी मेहनत करना है कि आज और कल में आप लोग जो है अपनी फ़ीस पेमेंट करा लीजिए, मंथली फ़ीस पे कर दीजिए, ठीक है। मंथली फ़ीस पे करने के बाद आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जब तक ऑफलाइन नहीं स्टार्ट हो पा रहा तब तक ऑनलाइन डेली इसी तरह चलेगा। मैथ वाले सर को भी मैंने बोल दिया है, वो भी ऑफलाइन के लिए रेडी हो गए हैं, तो आप लोग पढ़िए। और ऑफलाइन बैच मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले वीक से स्टार्ट हो जाए, और अगले वीक से नहीं अगर स्टार्ट होता तो 1 सितंबर से तो कंफर्म है, 1 सितंबर से कंफर्म है। लेकिन जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक ऑनलाइन इसी बेहतर तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग फीस जल्द से जल्द जमा कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली कि सर मुझे फीस देना है, आपसे मिलना है, तो मैं उनसे फिर बात कर लूँगा, ठीक है। चलिए आज मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट करिए, घर पे रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम जो है पता ही है, आपको अप्रैल में एग्ज़ाम देना है। CBSE ने बता दिया है कि जो हम आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो हम अप्रैल मंथ में करा लेंगे। तो अप्रैल मंथ में कराने का मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। बिना पढ़ाई किए आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। कुछ बच्चे जिस दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं फिर से लोगों को बता दूं कि आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आप लोग 10th में हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम हर हाल में कराया जाएगा, ठीक है। तो जब आपको एग्ज़ाम देना ही देना है तो आप लोग को तैयारी भी करनी चाहिए ना। और तैयारी करने के लिए आप लोग जब तक कोचिंग संस्थान नहीं खुलते हैं ऑनलाइन पढ़िए। हम किसी भी तरह पढ़े, ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, हमको मैटर से मतलब है कि जो हमें चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप लोगों ने मेरा जो क्लास पूरा आज एक चैप्टर फिनिश हो गया, जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है उसने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया है। कुछ बच्चे जो मैंने पिछले साल जो मेरे पुराने बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं, वो चाहे 10th के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 11th के हों, सभी बच्चों से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था उससे बेटर, उससे कई गुना बेटर मैंने आपको ऑनलाइन में पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस टेंशन में मत रहिए, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आती। जब आप समझेंगे, अपने दिमाग को मैच्योर करिए। अब अपने आप को पहले सोचिए कि मुझे अब ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आज का मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, और आज का जो होमवर्क होगा वो होमवर्क होगा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। मैंने कुछ रिएक्शन लिख दिया है और उन रिएक्शंस को आपको डिटेक्ट करना रहेगा, प्रेडिक्ट करना रहेगा। और जो भी रिएक्शन मैं लिखूंगा, रिएक्शन मतलब मैं यहाँ केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन या आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख देता हूँ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया ना हमें क्या करना है। हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है, 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है। उन्हीं 7 में से आपको डिटेक्ट करना रहेगा, बताना रहेगा, पहचानना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एग्जाम्पल होगी वो होगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
इसके साथ साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी जब, तो यहाँ से हमारा बनेगा वाटर यानी H2O प्लस में सल्फर। अब आपको देखिए करना क्या होगा, इस पे लिखना है कि कौन सी रिएक्शन है, और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारा इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगा तो उसको बैलेंसिंग करने का भी काम आपका है, यानी ये डबल होमवर्क है। एक तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, सारा काम आप लोग को करना है। जिस स्टूडेंट को कोई दिक्कत कोई समस्या होगी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए, दूसरी जो रिएक्शन आपकी है, और दूसरी रिएक्शन है देखिए सोडियम, और सोडियम के साथ साथ फिर ऑक्सीजन, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट होगा तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम का ऑक्साइड यानी Na2O, ये सोडियम का यानी सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में आप लोग को लिख देता हूँ, रिएक्शन नंबर 3 हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन नंबर 3 हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस इसके साथ रिएक्शन होगी आयोडीन की, इसके साथ रिएक्शन किसकी होगी, आयोडीन की, तो यहाँ से बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड और प्लस में सल्फर, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस में सल्फर। ये हमारा रिएक्शन नंबर 3 है। और रिएक्शन नंबर 4 देखिएगा, रिएक्शन नंबर 4 जो है सोडियम प्लस H2O, यानी सोडियम के साथ हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ यहाँ से जो है हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी आपको मैंने 2 होमवर्क दिया है ना, कि पहला काम क्या करना है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा काम क्या है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। अभी मैं इसमें तीसरा होमवर्क भी जोड़ूंगा। होमवर्क जो भी मैं दूंगा आप लोगों को सब मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, मेहनत किया होगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी, ये समझ लीजिए। इसलिए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से घर पे रहिए, मेहनत से पढ़िए, ताकि आपकी हर एक कॉन्सेप्ट जो हो बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है ना, और एक और रिएक्शन लिख लीजिए, 5 रिएक्शन कम से कम। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन तो दूंगा ही, क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा। और उसके अलावा देखिए PbS लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन हम किसकी कराएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फार्मूला H2O2 होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन जो है हम लोग जब कराएंगे लेड सल्फाइड के साथ तो यहाँ से बनेगा PbSO4 लेड सल्फेट। क्या है बच्चों, ये लेड सल्फेट, और लेड सल्फेट के साथ साथ यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये 5 रिएक्शन है। आपको पांचों रिएक्शन को क्या करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मैं डॉट डॉट कर देता हूँ कि कौन सी टाइप की ये रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको ये इक्वेशन बैलेंस करने हैं। ठीक है, यानी आपको बैलेंस भी करना है, सारे इक्वेशंस को आपको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। अगर गलती से कोई इक्वेशन बैलेंस होगा तो उसको आप मत टच करिएगा, मैंने पहले ही बताया है, जो इक्वेशन अनबैलेंस होगा उसी को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा होमवर्क जिसमें आपका होगा, मैंने आपको शुरू में जब रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपको समझ में आएगा इस रिएक्शन में से कि कौन कौन सी रिएक्शन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उसको भी लिख लीजिए। जैसे आप रिएक्शन यहाँ देखेंगे, रिएक्शन देखने के बाद आपको हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे, लेकिन 1-2 रिएक्शन इसमें ऐसी हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। अब आप कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहली हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक ना, तो इस तरह की जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए आप लोग लिखिएगा। बाकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आता है तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा डाटा नहीं दिया गया है। तो आपको 2 मेन काम है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिएगा, इक्वेशन को बैलेंस करिएगा। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी वो हमसे कांटेक्ट करेगा। आज मैं शाम तक, अगर आज नहीं भेज पाऊंगा तो कल मैं आप लोगों को NCERT नोट्स चैप्टर जो खत्म हुआ है आज, इसके रिलेटेड जितने NCERT क्वेश्चन आंसर हैं
उसका मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा और एक मैं क्वेश्चन पेपर बना दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा या जो भी आपके एग्जाम में आने वाले चांसेस रहेंगे ज़्यादा, उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, आपको एक पेपर सेट करके दे दूँगा। आप लोग अपने घर पे उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद अब आप रेडी रहिएगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो कभी भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3-4 दिन बाद होगा अभी, ठीक है। मैंने बताया था ना चैप्टर फिनिश होगा उसके 3-4 दिन बाद ही, यानी मान चलिए कि इस वीक में आपका टेस्ट नहीं होना है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो आएगा, अगर कोचिंग ऑफलाइन हो गई तो मैं ऑफलाइन टेस्ट लूँगा, और अगर कोचिंग ऑफलाइन नहीं हो पाई इस मंथ में तो मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। और वो जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल और केवल चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 से आएंगे। आज की ये जो वीडियो है बच्चों, ये वीडियो पब्लिकली रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिया है। इसमें मैंने बताया है कि आपको चैप्टर फिनिश हुआ है तो किस तरीके से पढ़ाया गया, किस तरह से समझाया गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे, ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे, ताकि सभी लोग देखें और जानें कि हम लोग कितनी अच्छे से मेहनत किए हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई किए हैं, हम लोग किस तरह से NCERT नोट्स, PDF सारी चीज़ें पाते रहते हैं, किस प्रकार से हम लोग के ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, और किस तरह से फिर हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे। मतलब सारी चीज़ें मैंने इसमें बताया है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने कह दिया, फीस के बारे में बता दिया। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है सभी लोगों के पास पहुँचे, इसलिए ये आज की वीडियो आप लोग को पब्लिकली रहेगी। पब्लिकली मतलब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके एनी टाइम आप इसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले का जो मैंने लेक्चर दिया है, जैसे मैंने जब अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था तो शुरू में 1-2 वीडियो मैंने फ्री पढ़ाया था ना, मैंने आपको कहा था ना डेमो क्लास था, तो वो डेमो क्लास वाला वीडियो नेट पे दिखेगा, आपको यूट्यूब पे दिखेगा, और उसके अलावा आज की वीडियो आप लोग को पब्लिकली दिखेगी। इसके अलावा जो मैं बीच में लेक्चर आपको पढ़ाया हूँ या आगे जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उन चैप्टर्स की सारी वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग जानते होंगे, जो बच्चा नहीं जानता होगा वो यहाँ पे देख ले। मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है साइंस विथ राजन मौर्य। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है साइंस विथ राजन मौर्य। आप साइंस विद राजन मौर्य जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे मेरा चैनल खुल के आएगा। वहाँ पे मैंने फ्री में भी कई वीडियोस पढ़ाया है। वो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई गई है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। जैसे आपको 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे मैंने अलग से टॉपिक वाइज पढ़ाया है। तो इसलिए वहाँ पे आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। बस आप लोग चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आप लोगों का क्लास चल रहा है इसमें ऑनलाइन, इसका 2 ही 3 लेक्चर आप लोगों को पब्लिकली मिलेगा। शुरू का पहला या दूसरा वीडियो पब्लिकली होगा और आज का पब्लिकली होगा, ठीक है। उसके अलावा बीच में जितना भी आपका लेक्चर दिया गया है सब आप हमारे चैनल पर नहीं देखेंगे। वो बच्चा वही क्लास देख सकता है जो रजिस्ट्रेशन कराया है, और 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो का लिंक शेयर किया था किसी को। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो अलर्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे जान लिया है कि कौन शेयर किया था, ठीक है। तो ऐसा काम मत करिए, जो फीस दे रहा है वो पढ़े, ठीक है। जो फीस नहीं दे रहा है वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा हमसे कांटेक्ट करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। आप लोग पैसा दे रहे हैं तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। कोई दिक्कत समस्या होती है हमसे आप संपर्क करिए। और आज शाम तक आप लोग बता दीजिएगा ग्रुप में कि आपको अब आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री में ही 2nd चैप्टर पढ़ना है या फिर आपको बायोलॉजी पढ़ना है। मतलब जो भी आप लोग को पढ़ना होगा आप हमसे बताइएगा, आपस में सहमति बना लीजिएगा। फिर आप लोग के अकॉर्डिंग जो है मैं कल से फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर या फिर बायोलॉजी जो भी आप लोग कहेंगे आप लोग के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, पढ़ने में आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।